तो दोस्तों हम आज फिर वापस आ गए हैं प्रत्यक्ष एकेडमी के एक नए क्लास के रूप में जो चल रही थी सिंधु घाटी लास्ट क्लास सभ्यता का जो क्षेत्र पढ़ा हमने, उसने सिंधु घाटी क्या निर्धारण किया गया पढ़ा हमने। हम मोहनजोदड़ो से और हड़प्पा से और साथ और कौन कौन सोर्सेज मिले हैं उनके बारे अभी वीडियो में हम लाइव कमेंट चाहते हैं हमसे, हमें एक हम वीडियो देख हम आगे देखते हैं इस टॉपिक और शुरू करते हैं। बहुत ही ज्यादा एक तरह से मेहनत करके बच्चों के लिए वो निकाले हैं जिन पर बार बार जो है एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं और बार बार वो ही पॉइंट आए हैं। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बच्चों को एक फायदा देने के लिए स्मॉल जो है क्लास के रूप में बड़ा फायदा मिलने के लिए हमने एक तरह से यही बनाया है। हम बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा आपके सामने एक पिक्चर्स दिख रहा है और इसमें हमने रात में बैठकर इसको बनाया है जिससे कि बच्चों को जो एग्जाम में आए हुए हैं, जो एग्जाम में जो भी टॉपिक्स आए हुए हैं उन सब से बच्चों को कुछ फायदा हो सके, उनको बिल्कुल के अंदर वो बहुत बड़ा एरिया कवर हो सके। तो इसके लिए हम देख सबसे पहला हमने कर लिया था कि हड़प्पा से संबंधित फैक्ट जो हमने, चाहे वो आराम या फिर व्हीलर हो या जो है इन्होंने जो सर्वे किया था, जो खोज करी हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने देखा था कल मोहनजोदड़ो के भी कुछ जो फैक्ट है वो हमारे सामने आए थे, कौन कौन से मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित थे, दोनों पाकिस्तान के भाग में ही है, वहां पर मिली थी। और कुछ इनमें बार बार वो चीज आती है कौन कौन से ज्यादा, जैसे हड़प्पा के लिए सबसे पहला फैक्ट बहुत बार क्वेश्चन बना है। यहां पर सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि जो एक ही पंक्ति में जो एक अन्नागार मिला है, अलग अलग 6 अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं वो मिला है। ताबूत में दफनाया गया, ये हमने कल फैक्ट देखा था। और कहां पर है, रावी नदी के किनारे सानी। और स्टार्ट कब करी थी, इसकी खोज की थी 1921 में हमने ये। इसके अलावा हमने कल मोहनजोदड़ो के ऊपर भी कुछ फैक्ट देखे थे कि मोहनजोदड़ो के बारे में जो है आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को एस्टेब्लिश किया, जहां उसकी खुदाई करने की कोशिश करी और पूरी तरह से एक तरह से खोजा उसको, शहर के बारे में सब चीज को जानकारी दी हमें। और उसमें कौन कौन सी चीजें फैक्ट मिली हमें, तो हमने कल देखा था एक जो महान या फिर बहुत बड़ा स्नानागार और अन्नागार हमें मोहनजोदड़ो से मिला। उसके अलावा क्या मिला है हमें कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति, दाढ़ी वाला मीन्स उसका आधा भाग शरीर का और दाढ़ी, और उसने कुछ लपेट रखा है शोल की तरह, इस टाइप का हमें एक व्यक्ति, एक चाहे ब्राह्मण बोल सकते हैं उसको, संत बोल सकते हैं, वो हमें मिला है और मिलता है। इसके अलावा किस नदी किनारे पर स्थित है, तो ये एक सिंधु नदी के किनारे होने का बहुत क्षेत्र माना गया है। और यहाँ पर एक जो काच की जो नर्तकी की जो त्रिभंग मुद्रा में, त्रिभंग मतलब इस तरह से भंग, इतना एक तरह से आपने एक हाथ और एक हाथ में उसने बहुत पहन रखे एक तो ये अभी हम देखते हैं, शुरू करते हैं कि चलो आपको देखा ही ज्यादा एक प्रसिद्ध क्षेत्र रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का, क्योंकि कहा जाता है कि सबसे धनवानों का शहर इसे ही कहा गया है। और इसे इसकी खुदाई किसने करी, तो अर्नेस्ट मेके, आप अर्नेस्ट मेके नाम के जो विद्वान है, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले इसकी खुदाई करी। और खुदाई कब की गई, तो 1931 के अंदर पहली बार इसकी खुदाई की गई।
1931 के अंदर, और यही से कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें मिलती है। जैसे देखते बात कर रहे हैं कुछ भाग, उसके बाद उसकी खुदाई को जो है गोपाल मजुमदार ने इसकी खुदाई करी, और गोपाल मजुमदार की खुदाई करने के बाद हमें यहां से कुछ महत्वपूर्ण चीजें, जैसे आप कभी भी ध्यान रखें कि जितनी भी सौंदर्य से संबंधित जो चीजें हमें प्राप्त हुई है, सौंदर्यता से, इसका मतलब होता है लग्जरियस लाइफ, जो हमारे जो एक रॉयल जो फैमिलियां होती है वो बहुत सारे लग्जरियस लाइफ को यूज करती है, तो शायद चौहदरों सारी चीजें मिली। हम देखें कि यहां पर है लिपस्टिक मिली है हमें, यहां पर मनके का कारखाना मिला है यहां पर और क्या मिला है, यहां पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो है ऑर्नामेंट्स बोलते हैं, गहने ज्वेलरी बोलते हैं, वो हमें प्राप्त हुई है। तो मतलब यह देखा जाता है कि शायद सिंधु घाटी सभ्यता में इस शहर को जो धनवान लोगों का, ये ध्यान रखें आप, क्या है धनवान लोगों का शहर। धनवान लोग, अब धनवान लोग कहां रहते थे, तो चौहदड़ों में, और चौहदड़ों एक तरह से जो मनके होते हैं। देखो सिंधु घाटी सभ्यता में जो चीजें फेमस हैं वो कौन कौन सी चीजें फेमस है, तो उनके लिए सबसे सिंपल सी बात है, हम देखते हैं एक तो मनके, एक ईंटें, अलग अलग टाइप की जो ईंटें मिलती हैं हमें वो, और एक उनके शरीर का कंकाल, या फिर हम बोलते हैं कंकाल, और उसके अलावा वहां पर जो है जो पानी की निकास, जल निकास, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई है पूरे विश्व को लेकर, जो ध्यान आकर्षित सिंधु घाटी सभ्यता ने। कौन कौन सी चीजें मिली हैं, तो सिंपल सी है कि यहाँ पर जो है लिपस्टिक मिली है, मनके बने कारखाना मिला है, और इसके अलावा ये जो शहर था वो बिना दुर्ग के, इसका मतलब आप देख लो एक वर्ड आता है बिना दुर्ग, क्योंकि जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर मिले हैं वो किसी न किसी जो परिधि के अंदर बंधे हुए हैं। जैसे हमने देखा भी था कि जैसे हमारा मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो में भी दो चीजें मिली थी हमें, एक तो जो है ऊंचा वाला शहर जिसको दुर्ग बोलते हैं, किला बोलते हैं, और एक निचला शहर, एक तरह से इंग्लिश में बोले तो सिटाडल और लोअर टाउन, है ना। ऊपर वाला जो शहर जहां पर जो लोग लिविंग थे, रिच पर्सन है, या फिर जो एक तरह से प्रीस्ट जो होते हैं, जो धर्म से रिलेटेड जो काम करते थे, लैंडलॉर्ड्स जो हैं, जिसे जागीरदार या जमींदार बोलते थे, वो लोग यहाँ कोई ऐसा दुर्ग नहीं मिला, सभी लोग सामान्य की तरह रहते थे। एक आपको समझ में आ गया होगा कि एक प्रकार से चौहदरो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण शहर है, और इसी महत्वपूर्ण शहर होने के कारण हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारी चीजें अलग अलग हमें प्राप्त होती है। हम कमेंट देख लेते हैं, स्टूडेंट्स के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो उन कमेंट्स के अंदर आप भी कमेंट करें हमें, और एक तरह से हमें मोटिवेट करें। इसके अलावा हमें कुछ चीजें और मिल जाती है, जैसे चौहदड़ों से आप कभी सुनोगे मछलियां और घड़ियाल, ये खाली एक ही जगह से मिला है, एक तो घड़ियाल और मछली। घड़ियाल और मछलियों की जो आकृतियां हैं किस पर, मिट्टी के ऊपर बनी हुई, मिट्टी की मूर्ति के ऊपर बनी हुई, सिंबॉलिक मूर्तियों पर बनी हुई। तो घड़ियाल और मछलियों की आकृतियां हमें कहां से मिलती है, ये हमें मिलती है हमारे चौहदड़ों से। तो आपका क्लियर हो गया होगा, हमें 3 शहर अभी तक हमने क्लियर कर लिए हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहला हड़प्पा किया हमने, दूसरा हमने मोहनजोदड़ो किया, और तीसरा हमने किया है चौहदड़ो से आपके जो फैक्ट है, बार बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इन्हीं से रिलेटेड पूछे गए।
आप देखोगे, क्योंकि आप एक तो आप पुराने पेपर भी सोल्व करना शुरू कर दे, क्योंकि काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी उन पुराने पेपर से। क्लियर। अभी हम एक हमारा नया जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो स्थल उस पर चर्चा करते हैं कि वो क्या है। उसको हम बोलते हैं लोथल। लोथल बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध शहर है भारत का। भारत के अंदर अहमदाबाद के निकट ही यहाँ स्थित है। और आप जैसे हम बात करें चहुदो जो सिंधु नदी पर स्थित था, वैसे ही लोथल जो है वो भोगवा नदी पर स्थित है। भोगवा नदी जो कि हमारे अहमदाबाद के पास में ही स्थित है, फ्लो करती है और फिर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ क्या मिला है, यहाँ पर सबसे पहले ही बात करें तो प्राचीन बंदरगाह के जो है साक्ष्य मिलते हैं। प्राचीन बंदरगाह का मतलब सिंपल सा है कि यहाँ पर गोदीवाड़ा या फिर जो डॉक यार्ड है, डॉक यार्ड क्या बोलते हैं, जहां पर बहुत सारे जहाज आते हैं, सामान रखते हैं, उतरते हैं। जैसे आप बस स्टैंड होता है, बसें आती है सामान, या फिर रेलवे स्टेशन का रेल ट्रेन आती है, इस तरह से ही यहाँ पर एक बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। और जहाजों के आने के लिए और वहां से सामान ले जाने के लिए, आने जाने के लिए एक गोदीवाड़ा था, वो गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिलते हैं हमें। और इसके अलावा क्या मिला है, यहाँ पर जहाज बनाने के स्थल, एक ऐसा स्थान है जहां पर जहाज बनाए जाते हैं, कि वो एक ऐसा स्थान उसी से सटे हुए, उस गोदीवाड़ा से सटा हुआ एक क्षेत्र मिला जहां पर लगता है कि भाई जहाज बनाए जाते थे। इसके अलावा यहाँ पर क्या हुआ, एक टेराकोटा का जहाज भी मिला है हमें, तो हमें थोड़ा कंफर्म हो जाता है कि हाँ बिल्कुल जहाज, एक मिट्टी का जहाज मिलता है तो लगता है कि हाँ रियल में यहाँ पर जहाज बनाए जाते थे, उसका सिंबल ही इसमें मिलता है हमें। इसके अलावा क्या मिलता है, सबसे महत्वपूर्ण, बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया है, क्या तीन जो है समाधियां, तीन समाधियां जिसको बोलते हैं युग्मित या युग्म समाधियां, ऐसी समाधियां मिली युग्म मतलब दोनों जोड़े से दफना रखा उनको। युग्म समाधि मतलब पति पत्नी हो सकते हैं, या फिर उसमें उससे रिलेटेड कुछ भी, जो दो लोगों को साथ में उन समाधियों में दफना रखा। तो ये युग्म समाधियां में, तीन युग्म समाधियां हमें कहां से मिलती है, लोथल से मिलती है। और एक और महत्वपूर्ण चीज जिसको हम बोलते हैं अग्निवेदिका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है अग्निवेदिका। अग्निवेदिका से अगर हम साक्ष्य की बात करें तो एक तो कालीबंगा हमारे लिए सामने आता है और दूसरा लोथल आता है, जहां पर अग्निवेदिका के हमें साक्ष्य मिलते हैं। एक तो कालीबंगा जो राजस्थान में है हमारे, और दूसरा है हमारा लोथल जो कि गुजरात में, जहां से अग्निवेदिका के साक्ष्य मिलते हैं। तो एक तरह से, और इसके अलावा हम देखते हैं कि यहां पर जो है कुछ और चीजें महत्वपूर्ण क्या मिलती है, कि यहां पर जितने भी, जैसे आप विदेशों से मतलब इंडिया के बाहर जो एरिया है जिसको हम फारस बोलते हैं, तो फारस की मुद्रा भी हमें यहीं से प्राप्त होती है। इसके अलावा क्या मिलता है कि एक तो फारस की मुद्रा, फारस की जो है मोहर, बहुत इंपोर्टेंट है। इसका मतलब सिंपल सा है कि भारत और फारस का उस समय व्यापार होता था, भारत और फारस का व्यापार होता था। हमारा ये एक है कि भारत और फारस के व्यापार के अंदर कौन सी चीजें हैं, तो वो मुद्रा मिली है। इसका मतलब वहां पर भी मुद्रा मिली है, जो लोथल की, जो भारत की जो लोथल की मुद्रा भारत में मिली है, फारस की मुद्रा यहां मिली है। तो व्यापार सिंपल सा है। आप देखोगे रोहेला अलग अलग नाम मिलते हैं हमें, तो ये है। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहां पर एक और चीज हमारे दिमाग में है कि यहां पर जो खोजकर्ता, कभी कभी ये पूछ लेते हैं नदी कौन सी है, भोगवा नदी, और इसमें खोजकर्ता कौन कौन है, तो खोजकर्ता रंगनाथ राव एक व्यक्ति है फेमस, रंगनाथ राव। इन्होंने जो है भोगवा लोथल की जो खुदाई करी है, और दो समय निदान किए गए हैं। एक
तो है 1955 में और एक बार किया 1962 में। ये दो टाइम है निर्धारण, दो बार खुदाई की गई। किसके द्वारा? रंगनाथ राव के द्वारा 1955 में और 1962 में। इन दोनों समय में इन्होंने स्टार्टिंग में तो कुछ ज्यादा प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन बाद के 1962 में जब सर्वे किया तो बहुत सारी चीजें निकल के सामने, जैसे गोदीवाड़ा है या फिर जो वहां पर फारस की मुद्रा है, या इसके अलावा बहुत सारी चीजें जिसको हम बोलते हैं युग्म समाधि है या फिर अग्नि वेदिका है, ये सारी चीजें निकल के हमारे हैं। तो आपको याद रहेगा, क्या याद रहेगा कि लोथल एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भोगवा नदी के पास में स्थित है, अहमदाबाद में स्थित है। यहां से कुछ चीजें प्राप्त हुई है। कुछ चीजें प्राप्त में कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर जहाज बनाने का कारखाना, यहाँ पर बंदरगाह का संबंध, बंदरगाह मिलने के साक्ष्य मिले हैं। बंदरगाह के अब बंदरगाह है तो यहाँ पर डॉक यार्ड, इंग्लिश में कभी पूछा जाता है डॉक यार्ड, जहां पर जहाज ठहरते हो वो स्थल यहाँ पर मिला है। इसके अलावा यहाँ पर अग्नि वेदिका मिली है और अग्नि वेदिका के साथ साथ हम देखते हैं यहाँ पर युग्म समाधि मिली है। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो बार बार पूछे गए हैं। बार बार का मतलब होता है कि बहुत बार एग्जाम के अंदर यही चीज पूछी गई है। क्लियर हो गया आपका? कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं हम। हमारा आगे का शहर जो है, एक और महत्वपूर्ण शहर जो कि लोथल के बाद महत्वपूर्ण स्थान रखता है अपना, और वो है हमारा कालीबंगा। कालीबंगा आपको नाम याद होगा, राजस्थान से संबंधित ही है। कालीबंगा के लिए बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि राजस्थान के इतिहास में इसकी अहम भूमिका है, इसलिए इसके क्वेश्चंस बहुत बार बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस क्या बनता है, किस नदी के किनारे? घग्गर नदी। और घग्गर नदी क्या है? घग्गर नदी सरस्वती नदी की ही एक धारा है, सरस्वती नदी की ही एक ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदी है घग्गर नदी। उसी के किनारे पर स्थित है कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियां। जैसे हमने देखा था मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मरे हुए व्यक्तियों का टीला, माउंट ऑफ डेड बॉडी। ऐसे ही काली चूड़ियां जो है, जो जिसको बोलते हैं ब्लैक बेंगल्स, उसके नाम से है। अब इसमें क्या क्या, इसमें आप ध्यान रखें, हम देखें कि इसकी खुदाई के लिए बात करी जाए कि राजस्थान के अंदर ये कब खुदाई की गई, तो आप देखोगे घोष, लाल और थापड़, ये तीन व्यक्तियों को नाम याद रखें आप के घोष, लाल और थापड़। आपको ज्यादा आगे नाम नहीं याद रखना है, पीछे के नाम ही याद रख लें। और उससे के जो अमलानंद घोष है मान लो, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे ब्रजवासी जो है लाल है, और बी के थापड़, ये तीन व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया, कालीबंगा की जो है वो खुदाई करी और कालीबंगा की खुदाई करके उसके साक्ष्य प्राप्त किए। अब जैसे हमने देखा था अभी स्टार्टिंग में, चौहूदरो जो था वो हमारे रिच पर्सन का शहर माना गया है। रिच पर्सन का शहर का मतलब होता है धनवान लोगों का शहर। तो इस कालीबंगा को कहा गया है दीनहीन की नगरी। दीनहीन का नगर, ये थोड़ा ध्यान रखें आप। मतलब सिंपल सा है, गरीबों का नगर। पूरे भारत में जहां जहां पर साक्ष्य मिले हैं, अधिकतर सभी जगह पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, लेकिन कालीबंगा में हमें कच्ची ईंटें मिलती है। तो शायद यहां पर इतना ज्यादा विकास नहीं हुआ होगा सिंधु घाटी सभ्यता का। यहां पर इतने ज्यादा अलग अलग प्रकार की चीजें हमें नहीं मिलती है जो कि एक धनवान लोग यूज करते थे, लेकिन हाँ इसका प्रभाव हुआ है, हम देखते हैं। और यहां से मिली है एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या मिलता है, जूते हुए खेत। आपको पता होगा कि भारत में पहली बार, भारतीय क्षेत्र में पहली बार साक्ष्य कहां मिले हैं हम,
भाई जैसे आप देखोगे कि यूपी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, है ना, अलग अलग साक्ष्य मिले हैं। पहली बार जो है चावल के साक्ष्य 7,000 साल पहले मिले हैं, है ना, और उसके बाद 5,000 साल पहले हम देखते हैं कि गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। तो अलग अलग, जैसे कोल्डी हवा, यूपी के पास कोल्डी हवा है, वहां पर साक्ष्य मिले हैं 7,000 साल पहले चावल के, है ना। पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही 5,000 साल पहले जो है हमें साक्ष्य मिलते हैं किसके, गेहूं के, है ना। लेकिन जूते हुए खेत की जब बात की जाए तो जूते हुए खेत हमें ये बताते हैं कि शायद यहां पर खेती की जाती थी। और जूते हुए खेत भी किस प्रकार से मिले हैं, जूते हुए खेत भी हमें मिले हैं एक तरह से ग्रिड पैटर्न के द्वारा। जूते हुए खेत कैसे मिले हैं, ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न मतलब समझते हो आज आप कि जो आज की जो कंडीशन है, आज की जो कंडीशन है, आज जो 90 डिग्री पर हम इसको डिवाइड करते हैं, वही प्रकार जो है पहले भी मिला है। अब आप सोच लो 2900 या 2900 BC, 2900 ईस्वा पूर्व के समय में भी जूते हुए खेत मिले हैं, तो शायद उनको पता था किस तरह से खेती की जाती है। इसके अलावा एक और चीज, 7 अग्निवेदिका, ये हम बात कर ही रहे थे। अग्निवेदिका से संबंधित हमें 2 साक्ष्य मिलते हैं, एक तो लोथल में मिलता है और दूसरा मिलता है हमारे यहां पर कालीबंगा में, जो कि एक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और क्या चीज मिलती है हमें, जो है सभी घरों में अपना अपने कुएं, जैसे हम देखेंगे सबसे ज्यादा कुएं तो गुजरात में मिले हैं, चाहे लोथल की बात करें, है ना, तो यहां पर मिले हैं, या फिर इसके आसपास वाला क्षेत्र यहां मिले। लेकिन भारत में अगर राजस्थान की बात करें तो कालीबंगा के जहां पर सभी घर के अपने अपने कुएं थे, उसका प्रभाव हमें आज भी दिखाई देता है। हमारे भी जो स्मॉल फैमिलीज होती है वो अपने घर में ही छोटी कुइया बनाती थी, कुएं तो नहीं बोल सकते, कुइया बोल सकते हैं, वो बनाती थी, तो उसके साक्ष्य में मिलते हैं। हम बात करें हल की, देखो हल जो होता है वो सिंपल सा है, हमें साक्ष्य मिले के औजारों के, खेती करने के जो खेतों के मिले हैं, तो मतलब हल भी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हल का सही एक तरह से पूरी तरह से सिंबल जो है हमें हरियाणा में से मिलता है हमें, लेकिन हाँ राजस्थान से भी एक टेराकोटा मिला है जिससे हम बात कर सके कि यहां पर एक हल का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोस्तों हमने देखा कि कुछ ऐसी चीजें जो कि कालीबंगा से संबंधित है, और कालीबंगा के साथ साथ हमने देखी कि यहां पर जो है अलग अलग एक साथ एक और चीजें कभी आती है कि जो ये अलग अलग ग्रेड पैटर्न था। ग्रेड पैटर्न में एक साथ कहीं 2 प्रकार के, कहीं 3 प्रकार के अनाज बोने के साक्ष्य भी कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि यहां पर एक ही अनाज के साथ साथ एक ही अनाज, दूसरे अनाज भी बोए जाते थे। तो सिंपल सा है, एक ही अनाज नहीं, 2 अनाज 3 अनाज को बोने की परंपरा भी शायद राजस्थान के जो है कालीबंगा से सबको मिलती है, और इसका प्रभाव इतना होता है कि हम देखते हैं। इसके अलावा एक और चीजें हैं जो कि पूरे भारत में कहीं नहीं मिली है, और वो मिला है कालीबंगा से। क्या मिला है, लकड़ी की नालियां, ये बहुत फेमस है, लकड़ी की नालियां। देखोगे सभी जगह भारत में, सभी जगह चाहे लोथल हो, चौहदड़ो हो, या फिर मोहनजोदड़ो हो, हड़प्पा, सभी जगह नालियां मिली है। किसकी मिली है, वो ईंटों की मिली है, कहीं कच्ची ईंटों की, कहीं पक्की ईंटों की मिली है। लेकिन ओनली खाली हमारा कालीबंगा ही है जहां पर लकड़ी की नालियां, लकड़ी भी कौन सी, बांस बोल सकते हैं हमें, लकड़ी कौन सी, बांस। देखो आप खाली एक ही ऐसा पौधा है, एक ही ऐसे पौधे की लकड़ी है जो शायद उसकी जो एज है, उम्र है, वो 15,000 साल तक है। अगर पका हुआ बांस हो तो 15,000 साल तक वो खराब नहीं हो सका। तो इसका मतलब हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इतने एक एडवांस है कि उनको पता है कि बांस खराब नहीं होगा, उसकी नालियां बना दी, चाहे कितना भी पानी उसमें यूज हो, वो सड़ेगा नहीं। तो इसका मतलब बांस की नालियां जो है हमें कहां से मिली है, हमारे कालीबंगा से। तो एक सिंपल सी बात है, हम देखें आपको समझ में आ गया होगा क्या कि जो फैक्ट हमने देखे, ये सारे फैक्ट कालीबंगा से रिलेटेड बहुत
एग्जामों में आए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम थे वो आए हुए हैं। क्लियर हो गया, समझ में गया आपको, कोई डाउट नहीं है। हम आगे देखें। यस, नेक्स्ट हमारा जो शहर है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर उसे माना गया है, और उसे जैसे हम बोलते हैं हमारा धोलावीरा। धोलावीरा आपने नाम सुना होगा। जैसे हमने देखा मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं शाब्दिक अर्थ में, कालीबंगा को क्या कहते हैं, तो धोलावीरा को शाब्दिक अर्थ क्या है, सफेद कुएं। क्या है इसका शाब्दिक अर्थ, सफेद जो कुआ या कुएं बोलते हैं हम, वो उसका धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ है। और जितने भी ज्यादा हम देखते हैं कि जैसे आप देखोगे कि अलग अलग एरियाज में ये जो है वो इसी के भाग है, अलग अलग एरियाज जो जैसे गुजरात के अलग पास में ही अलग अलग स्थान मिले हैं हमें, तो वो उसी हम देखते हैं यहाँ की संस्कृति हमें सभी जगह मिलती है। गुजरात में ही है धोलावीरा। धोलावीरा के अंदर क्या चीज फेमस है, धोलावीरा सबसे पहला हम देखें कि भारत में सबसे बड़ा जो है अलग अलग स्थानों पर हमें प्राप्त होने वाले, एक आप देखोगे सुनोगे, एक कमेंट पढ़ लेते हैं, बच्चों के कुछ कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि वो कमेंट का जवाब नहीं दे रहे तो शायद वो फोन करने लगे हमें। शायद नहीं है, निकल नहीं रहा है, तो हम देखते हैं। देखें, ठीक है। धोलावीरा सिंपल सा है कि यहाँ पर जो है इनको भागों में क्या बोल सकते हैं हम, इनको सफेद जो कुएं है शाब्दिक अर्थ है। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीजें मिलती है हमें, इसके 3 विभाजन, इसके 3 भाग, जिससे सिंपल सा हमें देखा था, एक उसके नीचे छोटा शहर और उसके नीचे जैसे अब आपने देखा होगा कि बहुत बार तो जैसे एक तो ऊपर वाला जो है बड़ा शहर जिसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे कि सिटाडल या दुर्ग बोल सकते हैं, दुर्ग है ये ऊपर वाला। नीचे वाला जो है सामान्य जनता के लिए जिसको हम कस्बा बोल सकते हैं, शहर बोल सकते हैं। लेकिन जो धोलावीरा की बात की जाए तो धोलावीरा में ऐसे 3 भागों में बटा हुआ है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि धोलावीरा के अंदर क्या है, कि धोलावीरा के अंदर 3 भाग शहर के बटे हुए थे, और एक इसके अलावा क्या मिला है वहां से, इसके अलावा वहां से मिला है विशाल जलाशय। जैसे हमने देखा था कि जो हमारे मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला है, ऐसे ही स्नानागार की तरह ही हम अलग अलग भागों में बटा हुआ एक जलाशय जिसका यूज जो है वो पानी के लिए किया जाता था। तो ये कुछ फैक्ट है हमारे जो कि धोलावीरा से रिलेटेड है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहां पर है, तो राखीगढ़ी हम देखते हैं हरियाणा का भाग है और किस नीचे घग्गर नदी के ही किनारे पर स्थित है, और भारत का सबसे बड़ा स्थल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट, हम ये बार बार क्वेश्चन आया भी है क्योंकि हमने इस टॉपिक में वही क्वेश्चंस वही पॉइंट डाले हैं जो कि बार बार आपके क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम हो, चाहे वो टीचर्स के एग्जाम हो या इसके अलावा कोई दूसरे एग्जाम हो, जिन एग्जामों में क्वेश्चंस बने हैं वही पॉइंट हमने इसमें ऐड किए हैं। तो भारत का सबसे
बड़ा जो शहर किसको काउंट करते हैं हम, राखीगढ़ी को। और राखीगढ़ी कहां पर है, हरियाणा के अंदर ही। और इसके अलावा यहां पर क्या मिला है, और एक टेराकोटा पहिया और खिलौने। टेराकोटा के मीन सिंपल सा है कि मिट्टी का बना एक पहिया मिला है और कुछ खिलौने मिले हैं। तो ये हमारे जो फैक्ट है वो हम क्लियर करते हैं। तो आपने याद रखा, कोई 2 पॉइंट ही याद रखने आपको, इसमें ज्यादा नहीं याद रखना। एक तो भारत का सबसे बड़ा शहर है, और दूसरा यहाँ पर टेराकोटा मिला है। टेराकोटा मीन्स पहिया मिला है, पहिया के साक्ष्य मिले हैं। कहां पर मिले हैं, तो वो हमें राखीगढ़ी में। राखीगढ़ी एक फेमस स्थल है हरियाणा का। क्लियर। उसके आगे हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है राखीगढ़ी के बाद नेक्स्ट हमारा जो एक तरह से फेमस स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, बनवाली। बनवाली भी हरियाणा का ही भाग है। आप देखोगे सबसे ज्यादा, जैसे इंडिया में तो सबसे ज्यादा जो एरिया खोजे गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, वो गुजरात में खोजे गए। लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो है, सबसे ज्यादा नए, मतलब सबसे बाद में खोजने वाले शहर जो है वो हरियाणा में। ध्यान रखें आप इन चीजों का। तो बनवाली क्या है, बनवाली हरियाणा का पार्ट है, गग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो गग्गर नदी के किनारे कौन कौन से एरिया स्थित है, आप कभी ये सब पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है गग्गर नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। तो 3 चीजें तो हम याद रखें, कौन कौन सा। एक सबसे पहले कालीबंगा को याद रखें हम, कालीबंगा गग्गर नदी के किनारे स्थित है। दूसरा राखीगढ़ी, और तीसरा बनवाली। तो ध्यान रखें आप, पहला कौन सा है, कालीबंगा, कालीबंगा। दूसरा है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी, और तीसरा है बनवाली। ये 3 जो शहर है ये गग्गर नदी के किनारे पर ही, गग्गर नदी के किनारे पर ही स्थित है। ये ध्यान रखें आप। कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, तो क्वेश्चन अजीब से आते हैं, आपको याद रहे होंगे ये। क्लियर। बनवाली कहां पर है, बनवाली जो है वो हरियाणा में है, और आर.एस. बिस्ट द्वारा खोज करता है। और यहां पर एक चीज मिली है जो कि ग्रिड पैटर्न का अभाव मिला है। ये ध्यान रखें आप। सिंधु घाटी सभ्यता में सभी चीजें ग्रिड पैटर्न से ही बनाई गई थी। जितने भी शहर मिले हैं वो ग्रिड पैटर्न से ही बने हैं। ग्रिड पैटर्न का मतलब सिंपल सा है, क्या है कि सभी जो रोड है, मकान है, बाजार है, या फिर इसके अलावा दूसरी जो चीज का निर्माण करेंगे वो समकोण लाइन में। जैसे एग्जांपल में आपसे देखो, आप बताऊं आपको मैं कि जैसे अगर मान लो ये रोड बन रहा है, तो ये रोड सीधा है, इसकी तरफ यहां पर मकान हो जाएंगे, अलग अलग मकान हो जाएंगे, तो रोड की तरफ मकान। अगर यहां से रोड वापस क्रॉस कर रहा है, इधर क्रॉस कर रहा है, तो एक तरह से ये बिल्कुल सीधे सीधे में। जैसे अभी आप कभी जयपुर गए हो, तो जयपुर में आप देखोगे कि जयपुर में जितना भी जो पुराना जयपुर है, जिसको हम पिंक सिटी बोलते हैं, वो इसी पैटर्न से बनाया गया। भाई 1727 के अंदर वो इसी पैटर्न से बनाया गया है जय सिंह ने। ग्रिड पैटर्न बिल्कुल सीधे सीधे, है ना। चाहे वो रोड हो, चाहे मकान हो, या बहुत सारी चीजें हो, तो वो पैटर्न सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण एक पॉइंट है। लेकिन यहां पर वो जो है सक्रिय नहीं था, यहां पर खाली जो है उसका अभाव मिलता है। इसका मतलब मकान टेढ़े मेढ़े, इसका मतलब मकान के अलावा जो रोड है वो भी सही नहीं मिलता है हमें। तो हम ये बात बोल सकते हैं कहां पर अभाव है, तो वो खाली बनवाली। कभी ये ध्यान रखना, कभी फैक्ट बन जाता है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण जो एक विशेषता है और वो है ग्रिड पैटर्न। तो निम्न में से कहां पर ग्रिड पैटर्न का अभाव रहा है, तो वो कौन सा एरिया है, बनवाली, जहां पर ग्रिड पैटर्न का अभाव रहा है। क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं रोपण, है ना। ये भी एक तरह से हम देखते हैं कि फेमस स्थल है रोपण। अब रोपण के अंदर खाली आप ये ध्यान रखें,
कि कुत्ते की समाधि, ये फैक्ट आया हुआ है एग्जाम के अंदर। हम वही इस जो है फीचर्स के अंदर हम वही चीज ले रहे हैं जो एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं, बार बार क्वेश्चन बने हैं, है ना। तो वो जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं उनको बार बार कोई ज्यादा सारे फैक्ट को याद करने की जरूरत नहीं है, वही फैक्ट याद रखें जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, तो उनसे ही दोबारा आई 90% जो अधिकतर होता है वो उनसे ही पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखें आप एग्जाम के अंदर। तो कुत्ते की समाधि कहां मिली है? रोपण से मिली है। और दूसरा एक अंडाकार रूप है। सभी जगह सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो समाधियां हैं या फिर कब्रें हैं, वो कब्रें जो है वो चौकोर आकार की मिली है। चौकोर आकार के मतलब आप देख लो, आज आप देखोगे जैसे कि आपने दक्षिण की तरफ उनका सिर होता था और पूर्व की तरफ, और उसके अलावा उत्तर की तरफ, पूर्व की तरफ उनका जो पैर होते थे। तो बहुत बार तो दक्षिण की तरफ सिर होता था, बहुत बार पूर्व की तरफ उनका सिर होता था। तो ये हमें मिलती है। आज भी आप कभी देखोगे शमशान में कोई व्यक्ति जलाते हैं तो शायद उसका सिर दक्षिण की तरफ भी करके जलाते हैं, तो शायद वो फैक्ट हमें आज भी दिखाई देता है। बहुत सारी चीजें हम सिंधु घाटी सभ्यता की हमें आज दिखाई देती है। आज भी हम बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे एक्सपर्ट को बोलते हैं नाइट में जब सो आप तो आपका सिर दक्षिण तरफ होना चाहिए, है ना, जिससे आपको नींद गहरी आए। तो शायद ये कुछ न कुछ उनको इतने सालों पहले कुछ पता था कि हमारी जो दक्षिण जो ध्रुव है या फिर जो अलग उत्तरी ध्रुव है, इन ध्रुव का इफेक्ट हमारी बॉडी पे भी पड़ता है। तो शायद उनको पता होगा, इसलिए उनकी जो समाधियां हैं अधिकतर उनका सिर दक्षिण तरफ होता था। लेकिन यहां पर एक विशेष समाधि मिलती है, वो है एक तरह से अंडाकार। ये ध्यान रखें आप, गोलाई में सभी जगह तो अलग स्क्वायर में या चौड़ाई में मिलती है, यहां पर गोलाकार जो है समाधि मिलती है। तो गोलाकार समाधि कहां से प्राप्त हुई है? तो वो एक रोपण ही क्षेत्र है जहां से गोलाकार समाधि हमारी प्राप्त हुई है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण शहर थे सिंधु घाटी सभ्यता के, जिनको हमने इस टॉपिक में एक पूरा करने की कोशिश करी है। हम अगले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता जो है, चाहे वो उसकी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में हम जानते हैं उसको, वो उनकी परंपराएं, उनकी सामाजिक व्यवस्थाएं, उनके द्वारा यूज किया गया व्यापार में कौन कौन से वो जो है धातुओं का प्रयोग करते थे, तोलने के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे, नापने के लिए क्या यूज करते थे, उनकी जीवन शैली क्या है, ये सारी चीजें जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। थैंक यू, जुड़े रहें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू बेटा।